दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ, जहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। और आज हमारा लाइट का चौथा वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल लाइट का दोस्तों हमारा चौथा वीडियो है और फिजिक्स का आज हमारा 31 नंबर का वीडियो है। 486 ओवरऑल लेक्चर है। तो अब तक मैं आपको 6 विषय पढ़ा के समाप्त कर दिया हूँ। ये हमारा 7वां विषय है। जिस तरह से आज मैं पढ़ाऊंगा ठीक ऐसे ही पैटर्न पर मैंने 6 विषय डिटेल में आपको पढ़ा दिया। अभी आगे मैं जब आपको दिखाऊंगा तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से लेक्चर है और कितना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,580 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे 30 सवाल पढ़ते पढ़ते हमने 14,500 जीएस के सवालों पर चर्चा कर दिया। इतना बढ़िया सीरीज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पूरे भारत में सबसे लंबी ये जीएस की श्रृंखला है। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है जिस तरह से यहाँ पर मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और याद रखेंगे, यदि आपको भरोसा है नितिन सर पर, अच्छा लगे तो आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अभी हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, कंप्लीट हिस्ट्री का बैच। एक बार आप इतिहास मुझसे पढ़ के देखो, दोबारा आपको इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए इतिहास जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, छप जाएगा। आप चाहें तो डेमो जाके देख सकते हैं। अरे परचेज करो या ना करो, डेमो तो फ्री है ना। कौन देता है आज के ज़माने में जी? ऑनलाइन क्लास में कोई डेमो देता है क्या? नहीं देता। हम देते हैं डेमो। आप आइए एक बार डेमो देखिए, अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर। पहला सवाल दे रहा है कि प्राथमिक रंग दोस्तों किसे कहा जाता है? प्राइमरी कलर। ठीक है, प्राथमिक रंग या जो प्राइमरी कलर दोस्तों, ये प्राइमरी कलर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा RGB। RGB का मतलब क्या होता है? RGB का मतलब 3 रंग होता है। R का मतलब हो जाता है रेड, G का मतलब हो जाता है ग्रीन। ठीक है, RGB रेड ग्रीन, और B का मतलब हो जाता है ब्लू। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्लू। ठीक है, यानी क्या हो गया? ब्लू का तात्पर्य नीला हो गया, ग्रीन का तात्पर्य हरा हो गया, और R का मतलब क्या हो गया? लाल हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। कभी कभी RGB के जगह पे आपको RBY भी दे देता है। ठीक है, क्या दे देता है? RBY। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात होती है? बात नहीं होती है, इन दोनों को माना जाता है। ठीक है, इन दोनों को माना जाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है रेड, और क्या आता है? ब्लू, और क्या आता है? येलो। ठीक है, कुछ लोग येलो को मानते हैं, स्टार लगाइएगा, और कुछ लोग ग्रीन को मानते हैं। यहीं पे लड़ाइयाँ फंसी हुई हैं। आप चाहें तो गूगल करके देख लें। मैं आपको गलत क्यों पढ़ाऊंगा? कोई मज़ा आता है हमको पढ़ाने में। जहाँ 2 उत्तर वाली बात आती है वहाँ मैं आपका ध्यान जरूर केंद्रित करता हूँ कि देखो ऐसे में 2 टाइप से उत्तर है, दोनों अपने अपने जगह सही है। ये ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा कि राजा का विलोम बताइए, आपने कहा प्रजा, किसी ने कहा रंग, किसी ने कहा रानी। हम कह रहे हैं तीनों उत्तर सही है। ठीक है, अगर आप लिंग के आधार पर देखेंगे तो राजा का उल्टा क्या हो जाएगा? रानी हो जाएगा। इसी तरह आधार बदलते हैं तो यहाँ पर जो प्राइमरी कलर्स हैं उनमें भी दोस्तों आधार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन RBY या और RGB ये दोनों को आप याद रखेंगे, दोनों प्राथमिक कलर में आते हैं। और ख़ास करके येलो और हरे की जो लड़ाई है ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी कलर पर आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है, ये जो सेकेंडरी कलर होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन से रंग आते हैं? अच्छा, प्राइमरी कलर को दोस्तों मूल रंग कहा जाता है। ठीक है, यह क्या है दोस्तों? इन्हें बनाए नहीं जा सकते, मूल होते हैं। लेकिन सेकेंडरी कलर ये 2 रंगों के मिलने से दोस्तों बनते हैं। जैसे सेकेंडरी कलर में एक कलर है आपका हरा कलर। ठीक है, कहा जाता है हरा कलर नीला और पीला के मिलने से बनता है हरा कलर। क्या कहा गया दोस्तों? पहला उत्तर दिया गया हरा। हरा किससे बनता है दोस्तों? कहा गया नीला और पीला को मिला दीजिए, नीला और पीला को मिला दीजिए। देखिए अगर हरा कलर ना बन जाए तो बताइए। ठीक है, ये कहा गया। दूसरा है नारंगी। कहा गया लाल के साथ अगर पीला को मिला देंगे तो नारंगी बन जाएगा। क्या? दूसरा कलर है नारंगी। ठीक है, दूसरा कलर है नारंगी। कहा गया लाल के साथ पीला मिला दीजिए। ठीक है, लाल कलर के साथ यदि पीला कलर को मिला दिया जाए तो नारंगी कलर पैदा हो जाएगा। तीसरा कहा गया बैगनी। लाल और नीला को मिला दीजिए तो बैगनी पैदा हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया दोस्तों? अगला कहा गया बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग। ठीक है, बैगनी रंग। और इसके बारे में दोस्तों क्या कहा गया? इसके बारे में कहा गया कि क्या कर लीजिए,
आइए, इसके बारे में कहा गया कि लाल और नीला को मिला दीजिए, ठीक है, लाल और नीला को मिला दीजिए तो ये बैगनी बन जाएगा, ये दोस्तों कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे भी याद रखेंगे। अब देखिए पीला हरा वाली जो लड़ाई है ना, ये जो हरा लिखा है आरजीबी में, ठीक है, इसीलिए दोस्तों लोग इसको कम मानते हैं और इनको ज्यादा मान्यता देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रेड ब्लू येलो है, क्योंकि उनका कहना है कि नीला और पीला मिलाने से हरा तो बन रहा है, ठीक है। तो हरा प्राइमरी कलर कैसे हो सकता है, हरा प्राइमरी कलर कैसे हो सकता है, जबकि आरजीबी को अगर आप फिल्मी दुनिया में हैं, आप टेलीविजन मोबाइल की दुनिया में हैं, तो आरजीबी को ही हम प्राइमरी कलर्स मानते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि दोनों चीजें अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल है दोस्तों कि ये बताइए पूरक रंग किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर किसे कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जब दो रंगों के संयोग से, जब दो रंगों के संयोग से यानी मिलने से, ठीक है, संयोग से सफेद रंग, ठीक है, सफेद रंग बन जाए, ठीक है। अगर दो कलर मिलाएं और सफेद रंग पैदा हो जाता है, समझिए वही कॉम्प्लीमेंट्री है। आप कहेंगे सर कैसे सफेद बन जाएगा, कैसे सफेद बन जाएगा? मान लीजिए लाल कलर है, उसमें हम क्या मिला दें कि सफेद हो जाए? मान लीजिए गाढ़ा कलर अपने आप में लाल कलर है, उसमें हम क्या मिला दें कि सफेद आ जाए? पीकॉक नीला। आप लाल कलर में दोस्तों पीकॉक नीला मिला देंगे तो सफेद बन जाएगा, ऐसा मान्यता है, ठीक है। अब मिला के देख लीजिएगा, हमने तो इस तरह का ट्रायल नहीं किया, लेकिन अब उत्तर है तो लिखिएगा लाल प्लस पीकॉक नीला जो है दोस्तों, पीकॉक नीला जो अगर मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन करके सफेद कर देता है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर में दोस्तों आवश्यक क्या है? सफेद ही बनना चाहिए, यही कॉम्प्लीमेंट्री की पहचान है। दो रंगों के मिलाने से अगर सफेद रंग बन रहा है तभी दोस्तों उसे कॉम्प्लीमेंट्री माना जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला दे रहा है कि पुताई के रंगों के लिए प्राथमिक रंग दोस्तों किसे कहते हैं, ठीक है। पुताई के रंगों के लिए पेंटिंग वगैरह अगर है तो वहां हम प्राइमरी कलर्स दोस्तों किसको कहते हैं? तब तो वहां हम RYB को कहते हैं। किसे कहते हैं? RYB। यानी किसे किसे दोस्तों? हम कहते हैं रेड को, हम कहते हैं येलो को, और हम कहते हैं ब्लू को, ठीक है, हम कहते हैं ब्लू को। ये आप याद रखेंगे, इसी को पुताई के लिए मानते हैं, ठीक है। क्या? प्राइमरी कलर माना जाता है। लेकिन टेलीविजन वगैरह की बात करेंगे, अगर मान लीजिए यहीं पे सवाल दे दिया टेलीविजन वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, टेलीविजन वगैरह की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा RGB हो जाएगा, ठीक है, RGB हो जाएगा। अगर आप प्रिंटर वगैरह चलाते हैं, ठीक है, अगर आप प्रिंटर वगैरह चलाते हैं तो वहां भी बेसिक कलर कौन सा होता है? RGB होता है, ठीक है। तो इस तरह से रेड ग्रीन ब्लू को भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, करा प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है? प्रकाश के रंग का निर्धारक दोस्तों क्या होता है? तो याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य। ये तो मैंने पिछले भी क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है दोस्तों वही निर्धारक होता है, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज मैंने बताया था, क्या बताया था दोस्तों? यदि तरंग दैर्ध्य क्या है दोस्तों? बहुत ज्यादा है तो दोस्तों उसकी गति भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य जो है दोस्तों यह लाल रंग का होता है, ठीक है। और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो है दोस्तों ये क्या होता है? ये वायलेट कलर का होता है, ठीक है, वायलेट, ठीक है, वायलेट मतलब बैगनी, ठीक है। बैगनी का दोस्तों तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है ये सबसे ज्यादा होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तरंग दैर्ध्य कहाँ किसका ज्यादा है? जिसका तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा वो प्रकाश उतना ज्यादा दूरी तक गमन कर सकता है, ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत, जो व्यतिकरण सिद्धांत है ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो याद रखिएगा थॉमस यंग ने दिया था। किसने दिया था? एक वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है थॉमस यंग, ठीक है। ये व्यतिकरण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है? थॉमस यंग ने ही दिया है। व्यतिकरण के सिद्धांत के तहत ही प्रकाश का फैलाव होता है, वातावरण में जो प्रकाश फैलता है ये व्यतिकरण का ही सिद्धांत है दोस्तों। यह प्रकाश के फैलाव के बारे में बताता है। करा यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं, अरे जो जमीन पे नहीं लगी रहती है, जमीन पे देखिए आप रात में चलिए लाइट दीजिए तो चमक जाता है ना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कांच की छोटी छोटी कणिकाएं प्रकाश पड़ने पर
तेजी से क्यों चमकने लगती है? भाई क्या कारण है? क्योंकि यहां पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का, जिस वजह से हीरा चमकता है, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, वहां कोई बिजली नहीं लगा होता है, ठीक है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से दोस्तों कणिकाएं जो होती हैं ये चमक उठती हैं। खास करके रात के समय में ऐसे सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। कर आप पढ़ने में किस लेंस का दोस्तों उपयोग करते हैं? ठीक है, जो इस तरह से दोस्तों आप कभी मान लीजिए कोई चीज बहुत छोटी सी दी हुई हो तो दोस्तों पढ़ने में आप किस लेंस का यूज करते हैं? ये जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है? पढ़ने में हमेशा किस लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब एक सवाल इसके बाद आपको दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, इसका 2 उत्तर है। ध्यान नहीं दोगे हर बार आप गड़बड़ करके आओगे। सुनना, एक ही सवाल मैं 2 तरीके से पूछ रहा हूं, सुनिएगा। करा जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? एक सवाल यह है। दूसरा सवाल है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति दिखता है? व्यवहार करता है अलग सवाल है, दिखता है अलग सवाल है। यहां सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे पड़ा दोस्तों? इस व्यवहार पर, ठीक है। तो व्यवहार करने की बात आए तो अवतल लेंस बताएगा। क्या बताएंगे? अवतल लेंस की भांति, ठीक है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है या फिर अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। अगर व्यवहार की बात आएगा तो, लेकिन अगर यह कहे कि पानी का बुलबुला किस तरह दिखता है तो दिखता है तो ऐसे गोल शेप में, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। लेकिन अगला ही सवाल सुनिएगा ध्यान से कि जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो दिखाई पड़ता है किस लेंस की भांति? याद रखेंगे, उत्तल लेंस की भांति, ठीक है। उत्तल लेंस की भांति क्या होता है? यह दिखाई पड़ता है, जबकि अवतल लेंस की भांति क्या करता है? यह व्यवहार करता है। ये 2 सवाल है, बड़ा क्लोज आंसर है इसका, बहुत क्लोज आंसर। ध्यान नहीं दोगे अपने आप गलती हो जाएगी, ठीक है। ऐसे सवालों से आप एकदम बचकर संभल कर रहिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दूरी, न्यूनतम दूरी जो है दोस्तों ये सेंटीमीटर में कितनी होनी चाहिए? तो ये माना गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी, यानी आप अपनी किताबों को, और कहा भी जाता है कि अपनी कोई भी चीज अगर आप रीडिंग करिए तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। मोबाइल भी चलाइए तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि उससे नजदीक जाएंगे ना तो आंख पे प्रेशर पड़ेगा, आंख जल्दी खराब होगी। आपकी आंख है, लंबा चलना है, कम चलना है, सब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी का उल्टा एक और सवाल दे देता है कि सामान्य नेत्र की दूरतम दूरी क्या होती है? कहां तक देख सकते हैं? अरे देखने को तो रात में तारा दिखता है जी, अब क्या किलोमीटर तारा बताइए? देखने को तो हम सूर्य को देखते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य है, सोचिए, ठीक है। सूर्य की दूरी अगर आप धरती पे हैं तो धरती से कितना दूर सूर्य है? 15 करोड़ किलोमीटर। अगर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है अपनी आंख से बिना चश्मा के, इसका मतलब आप वहां तक देख पा रहे हैं ना। और तारे तो और भी ज्यादा दूर हैं और तारे भी दिखाई देते हैं। इसका मतलब दूरतम दूरी क्या होती है? दूरतम दूरी होती है अनंत। क्या होती है? अनंत होती है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कितना दिख सकता है, 2, 4, 5 किलोमीटर। अरे यार ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, पता चल जाएगा कितना दूर तक दिखाई देता है, ठीक है। डार्क मैटर जो रात को अंधेरे में आपको काला काला डार्क मैटर दिख रहा है, वो कहां है डार्क मैटर? सोचो। और आप यहां है फिर भी आंख से दिख रहा है, ठीक है। तो इससे बड़ा कोई मेगापिक्सल है क्या? भगवान ने इतना बड़ा मेगापिक्सल खुद ही दे दिया है। कर मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये किस भाग में दोस्तों बनता है? ठीक है, कोई चीज जब हम अपनी आंख से देखते हैं तो आंख में वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये किस भाग में बनता है दोस्तों? तो जो रेटिना हमारी है, जो दृष्टि पटल हमारा है, इस पर बनता है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत शुद्ध हिंदी देगा तो लिखेगा दृष्टि पटल, इंग्लिश में देगा तो लिखेगा रेटिना, ठीक है। रेटिना या दृष्टि पटल पर दोस्तों ये प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब होता है ये उल्टा और वास्तविक होता है। आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे, ये उल्टा एवं वास्तविक होता है। क्या होता है दोस्तों? उल्टा एवं वास्तविक।
बच्चा सोचता होगा कि उल्टा क्यों होता है, ये प्रतिबिंब उल्टा क्यों बनता है। देखिए दिमाग पीछे बैठा है और जब आप आंख से देखते हैं तो उसका उल्टा फिगर बनाएगा तब दिमाग को सीधा दिखेगा, अगर उल्टा नहीं बनाएगा तो दिमाग को ही सीधा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं ना, ये हम देख सही रहे हैं बट हमारे निगाह में ये उल्टा बनता है और दिमाग इसको सीधा पढ़ता है। दिमाग को पढ़ना है ना, कोई चीज देखेंगे तो सेंस जो काम करता है दिमाग से काम करता है, ब्रेन से, तो ब्रेन उसको सीधा देख पाता है, जबकि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं कि सर उल्टा कैसे। ठीक है, तो उल्टा ही बनता है क्योंकि दिमाग इसे सीधा देखता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, करा नेत्रदान हेतु आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो याद रखेगा कार्निया दान किया जाता है। ठीक है, कार्निया। ठीक है, आंख के ऊपर दोस्तों एक झिल्ली होती है। ठीक है, कार्निया क्या दोस्तों, एक झिल्ली नुमा संरचना होती है, बस उसी को दान करते हैं। ये ऊपर का एक पतला सा लेयर होता है कार्निया। जब हम किसी को नेत्रदान करते हैं लोग सोचते हैं, अच्छा कहा जाता है नेत्रदान महादान, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता है। जब व्यक्ति एक्सपायर करता है तो कुछ समय तक उसके अंग दोस्तों सही रहते हैं, लेकिन अगर उन अंगों को निकाला ना जाए तो फिर वो अंग दोस्तों क्या हो जाते हैं, फिर बैक्टीरिया के प्रभाव में आकर के वो भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर नेत्रदान कर दिया आपने तो भाई व्यक्ति का देहांत तो हो ही चुका, निधन तो हो ही चुका है, तो उसके कार्निया को निकालकर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो जरूरतमंद हो तो कम से कम उसको संसार दिखने लगेगा। ठीक है, तो मरते मरते दोस्तों अंग का डोनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्यों वेस्ट करना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पूरी आंख उनको फोड़, लोगों को लगता है कि मरने के बाद पूरी आंख फोड़ के निकाल लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कार्निया निकाली जाती है, डोनेट किया जाता है सिर्फ कार्निया को, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना किया जाता है। ठीक है, करा रेटिना की तुलना, ठीक है, आंख की जो रेटिना है अगर एक कैमरे के साथ हम कंपैरिजन करें, रेटिना यानी दृष्टि पटल। ठीक है, रेटिना का तात्पर्य क्या दोस्तों, रेटिना का तात्पर्य दृष्टि पटल से है। अगर हम इसकी तुलना एक कैमरे से करें तो एक कैमरे का कौन सा भाग है, तो कैमरे में इसकी तुलना हमको फिल्म से करनी पड़ेगी। ठीक है, किससे, कैमरे में इसकी तुलना हमको फिल्म से करनी पड़ेगी। ये जो रेटिना काम करता है यही काम कैमरा का फिल्म करता है, पिक्चर वो करता है। यहां ये रेटिना पिक्चराइजेशन ही तो कर रही है, वास्तविक और उल्टा पिक्चर ले जाके बना रही है। ठीक है, और रेटिना में गड़बड़ी हुआ तो पिक्चर धुंधला बनना शुरू हो जाएगा, दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और आगे चलिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि अब तक 6 विषय मैंने आपको विधिवत पढ़ा दिया, विस्तार में पढ़ा दिया, कुछ भी दोस्तों नहीं बचा है। और वो 6 विषय कौन कौन से हैं, तो एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का संविधान, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये 6 विषय मैंने पढ़ा दिया। इन 6 विषय को पढ़ाने में 1 नंबर से लेकर के, ठीक है, 1 नंबर से लेकर के 455 नंबर तक दोस्तों ये मैंने सिर्फ इसी विषय को पढ़ाया। फिर 7वें विषय के रूप में हमने आपको फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स को 456 नंबर से स्टार्ट किया और आज हम 486 नंबर पे हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको कुल 31 लेक्चर मिलेगा। ये फिजिक्स की हमारी 31 नंबर की क्लास है। तो अगर पसंद आए तो फिजिक्स का तो जरूर देखिए, और पसंद आए तो जो अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने इस तरह से बनाया है इसको भी जाके देखिए। और देखिए, चाहे आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट आपकी। इसमें कोई भी उठपटांग बातें नहीं की जाती है, छोटी सी क्लास होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 35 मिनट या 40 मिनट बहुत ज़्यादा। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता हूँ तो बढ़ जाता है टाइम, वरना 30 मिनट एवरेज टाइम है इसका। 30 मिनट में 30 सवाल खूब बढ़िया से आपको समझा देता हूँ, प्रचार प्रसार के साथ। ठीक है, समझ लो, अब इतने कम समय में इतनी अच्छी क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। ना भरोसा हो तो इतना समय बर्बाद हुआ ही है। ठीक है, अब उतने समय में मैंने आपको 14,500 सवाल पढ़ा दिया। जो शुरू से पढ़ा होगा उसको बहुत फायदा मिला होगा। करा धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, 0 होता है। धूपी चश्मे में 0 डायोप्टर होता है। ठीक है, ये डायोप्टर क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, लेंस का मात्रक है। डायोप्टर किसका मात्रक है, लेंस का। और 0 डायोप्टर पावर होता है धूपी चश्मे का। ठीक है, अरे धूपी चश्मा धूप से बचने के लिए होता है, अल्ट्रावायलेट रेज को अपनी आंखों से सुरक्षा देने के लिए ये धूपी चश्मे लगाए जाते हैं। हाँ, ठीक है,
और उसका उसमें कोई डायोप्टर नहीं होता है, कोई जो है पावर वाला लेंस नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस का दोस्तों उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की चीजें दिखाई देंगी। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। अच्छा देखिए इसका नाम कितना खराब है, ऐसा लगता है जैसे लगता है निकट की चीजें दिखेंगे नहीं, हम लोग गलत सोच लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो याद रखेगा उसे निकट की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, उसे निकट की चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है, दिखाई देती हैं, किंतु दूर की चीजें किंतु दूर की नहीं, ठीक है, दूर की चीजें दोस्तों नहीं दिखाई देती, निकट वाली दोस्तों दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के आंखों में अवतल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। यहां कौन सा लेंस आता है दोस्तों, ये सवाल पूछा तो क्या बताएंगे, अवतल लेंस का प्रयोग, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। ये तथ्य दोस्तों आप जो है ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये पॉइंट दोस्तों याद रखिए। और दूर दृष्टि दोष वाले को दूर की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें दिखती हैं, ठीक है, दूर की चीजें दिखती हैं, ठीक है, दिखती हैं, किंतु पास की नहीं, किंतु पास की नहीं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। बहुत लोग इसी सवाल में उलझे रहते हैं कि क्या होता है। देखिए दोष जो लगा है उसको मत देखिए, नहीं वहां से आपको लगेगा कि दूर दृष्टि दोष लगता है, दूर का नहीं दिखता, ना ना ना, उल्टा होता है, उल्टा। इसको हमेशा के लिए याद रखना, ऐसे छोटे छोटे सवालों में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। और आगे बढ़िए, करा किसी को मान लीजिए जरा दृष्टि दोष हो गया, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। करा ये जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ये तो और खतरनाक हो गया। अगर जरा दृष्टि दोष होता है, होता क्या दोस्तों, जब व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, उसकी आंख ऐसे ही कमजोर हो जाएगी, ठीक है, जो आंख होती है वो कमजोर हो जाती है, उसको हर चीज धुंधला दिखने लगता है, इसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो याद रखेगा वृद्धावस्था में आंखों की समंजन क्षमता जो हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है, बस यही होता है, ठीक है। वृद्धावस्था में आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। जब कम हो जाती है तो उनको दूर का भी नहीं दिखता, पास का भी नहीं दिखता, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाता दोस्तों, ठीक है, अतः उन्हें चाहे दूर हो प्लस पास, ठीक है, दोनों नहीं दिखता। अब बताइए, दोनों नहीं दिखता, अब क्या होगा, अरे एक अगर दूर का नहीं दिखता तो दोस्तों हम अवतल लेंस लगा लेते हैं, हाँ, नजदीक का नहीं दिखता तो हम उत्तल लेंस लगा लेते हैं, ये तो समझ में आता है। और जब दोनों नहीं दिख रहा है तो हम ड्यूअल लेंस लगा लें, ठीक है, द्विफोकसी लेंस, ठीक है। अब ये क्या करते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे लगता है द्विफोकसी लेंस, ठीक है, क्या लगता है, द्विफोकसी लेंस दोस्तों लगाया जाएगा, क्योंकि उन्हें दोनों नहीं दिख रहा है ना, उन्हें दूर और पास दोनों नहीं दिख रहा है, मजबूरी है द्विफोकसी लेंस का ही उपयोग किया जाएगा, जिसको बायोफोकल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है इसे, बायोफोकल लेंस, ठीक है, बायोफोकल लेंस दोस्तों कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, अब इसका यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा दृष्टि वैषम्य कहिए या अबिंदुकता कहिए, ठीक है, या एस्टिग्मेटिज्म कहिए, करा इसके निवारण के लिए किस टाइप का लेंस लगाया जाता है, सिलेंडर लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस, ठीक है। अगर किसी को दृष्टि वैषम्य होता है तो उसके लिए बेलनाकार लेंस, ठीक है, बेलनाकार लेंस लगाया जाता है उसकी आंखों में, ये आप याद रखेंगे। वर्णांधता की स्थिति में किस रंग को पहचानने में समस्या आती है, पहले याद रखिए दोस्तों, ये जो वर्णांधता है यह एक आनुवांशिक रोग है। क्या है दोस्तों, यह एक आनुवांशिक रोग है, ठीक है, आनुवांशिक रोग है। इसमें व्यक्ति क्या कहता है,
कलर नहीं पहचान पाता है। कहीं पे अगर लाल कलर और हरा कलर होगा तो उसको इन दोनों को पहचानने में दिक्कत होती है, ठीक है। लाल हरा की पहचान करने में क्या होती है, दिक्कत होती है, समस्या होती है, वो समझ नहीं पाते। जैसे कोई आदमी लाल कलर का कपड़ा पहनेगा, उन्हें लाल दिखेगा ही नहीं, उन्हें कुछ अटपटा सा दिखेगा, मैरून टाइप का कुछ और दिखेगा, हल्का ब्लैकिश दिखेगा, लाल नहीं दिखेगा, लाल नहीं दिखेगा। क्यों? दिक्कत उनको यहाँ पर है। जब कभी आपको लाल रंग देखने में, हरा रंग देखने में अगर किसी तरह की दुविधा आ रही है तो समझ लीजिए कि वो हो गया, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, हाँ आपको कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, वर्णांता हो गया। रतौंधी नहीं, रतौंधी में रात को नहीं दिखता है, रतौंधी अलग रोग है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, उसमें रात को नहीं दिखता है, लेकिन वो अनुवांशिक नहीं है। ये कलर ब्लाइंडनेस जो है दोस्तों, ये अनुवांशिक रोग है, तो इसे दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन है। अब दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में पहला क्या दोस्तों, ठीक है, दूर का स्पष्ट दिखता है, ठीक है, स्पष्ट दिखता है, ये सही है। दूसरा कथन क्या सही है, नजदीक का नहीं दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता है, ये दूसरा अस्पष्ट कथन है। तीसरा पॉइंट याद रखेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यही सारी बातें हैं ना। अरे अलग से कुछ थोड़े बना देगा, आप सोचते हैं कुछ अलग से, क्या अलग से दे देगा, यही है, ठीक है। इसके अलावा अलग से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, थोड़ा रेटिना उटीना टाइप की बात कर लिया जाए। आपने कहा सर पीछे कि जो कुछ हम देखते हैं रेटिना पर उल्टा और वास्तविक बनता है, तो इसमें क्या आ जाता है, क्या दिक्कत आ जाती है? तो याद रखेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जब दूर दृष्टि दोष होता है तो रेटिना के पीछे चला जाता है। जब दूर दृष्टि दोष होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, प्रतिबिंब, ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। जब पीछे बनेगा तो उसको सुधार करके वापस रेटिना पे लाना होगा, क्योंकि जब तक रेटिना पे नहीं आएगा तब तक सलूशन नहीं है। उत्तल लेंस लगाया जाता है, फिर चित्र रेटिना पे बनने लगता है और इस तरह से हो जाएगा। लेकिन समस्या पता क्या है, ये 3 बतिया याद रहेगा, ये वाला भूल जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, रेटिना से दूर, रेटिना से दूर, इसका नाम ही क्या है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है रेटिना से दूर बनता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। तो पीछे बनता है, या फिर इसको हम क्या कर दें, इसी को हम कर दें कि रेटिना से दूर बनता है। क्या बनता है, दूर, तो भी दोस्तों आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कर रंगीन टेलीविजन में कौन सा 3 आधारभूत रंग होता है? पीछे आपको बताया था RGB। क्या होता है दोस्तों, लाल रंग होता है जिसे हम रेड कह रहे हैं, ग्रीन होता है जिसे हम हरा कह रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, ग्रीन होता है जिसे हम हरा कह रहे हैं, ब्लू होता है जिसे हम नीला कह रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है, कि आपको वहां मैं RYB भी बोला था ना, और RGB भी बोला था, कहा था दोनों प्राथमिक रंग होते हैं। टेलीविजन के लिए स्पेशली RGB को मैंने समझाया था, ठीक है। और पुताई के लिए अगर यही दे दे तो, ठीक है, मान लीजिए पुताई के लिए दे दे तो, ठीक है, पुताई के लिए, तो पुताई के लिए हो जाता RYB, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला देखिए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। कौन कौन से, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ये दोस्तों 7 रंग होते हैं। V का मतलब होता है वायलेट रंग, I का मतलब होता है इंडिगो रंग, B का मतलब होता है ब्लू रंग, G का मतलब होता है ग्रीन रंग, Y का होता है येलो रंग, O माने हो जाता है ऑरेंज, और अंतिम में R हो जाता है, R का मतलब हो जाता है रेड, यानी लाल रंग, ठीक है। तो इस तरह से कुल 7 रंग हैं जो इंद्रधनुष में भी दिखते हैं। यह सूर्य का जो प्रकाश है यह भी इन 7 रंगों से मिलकर बना हुआ दोस्तों। तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा पेट्रोल की बूंदें, ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल की बूंदें जल के ऊपर दोस्तों जब ये बूंदें पड़ती हैं, हम कह रहे हैं पेट्रोल या तेल हो, ठीक है, तो विभिन्न रंग दिखाई देता है। यह क्या दोस्तों, यही तो है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या दोस्तों, यही क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण है। और यह जो सिद्धांत था व्यतिकरण का, यह दोस्तों किसने दिया था, थॉमस यंग ने दिया था। पीछे ही बताया था, फिर भूल गए, ठीक है। थॉमस यंग का सिद्धांत है प्रकाश का व्यतिकरण। जब पेट्रोल की बूंदें
तेल की बूंदें जल की सतह पे पड़ती हैं तो हमें कलरफुल दिखने लगता है। मोबिल वगैरह देखिए, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल देखिए, कलरफुल दिखेगा आपको, ठीक है, लगेगा सारा कलर है, ठीक है। ये प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से होता है, ठीक है। करा एलईडी फुल फॉर्म क्या होता है? एल माने लाइट, ई माने एमिटिंग, डी का मतलब होता है डायोड। करा इसके संदर्भ में जो सही कथन है जरा वो बताइए। तो याद रखेगा दोस्तों, इसके संदर्भ में जो सही कथन है वो ये कहा गया है, एलईडी, एलईडी लाइट हम क्यों लगाते हैं? कम से कम जो है ऊर्जा की खपत हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों? ऊर्जा की न्यूनतम खपत, ठीक है, ऊर्जा की न्यूनतम खपत, ठीक है, खपत। पहला पॉइंट क्या दोस्तों? ऊर्जा कम से कम लगती है, ठीक है, एलईडी अगर चीजें यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और एक चीज और याद रखेगा, क्यों ऊर्जा कम लगती है? जैसे हम पढ़ते थे पहले बल्ब वगैरह, बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती थी? हम पढ़ते थे आर्गन गैस भरी रहती थी। अब यहां जो एलईडी होता है, यहां क्या होता है? यहां गैलियम आर्सेनाइड होता है, ठीक है। एलईडी में कौन सी गैस होती दोस्तों? तो याद रखिएगा गैलियम आर्सेनाइड। क्या है? गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड होता है। ये पॉइंट भी दोस्तों आप इसी के साथ याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलिए, अगला सवाल करा, एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी प्रति सेकंड प्रक्षेपित की जाती है? लगभग 24 फ्रेम। कितना दोस्तों? 24 फ्रेम। क्या होता है? एक चलचित्र की पूरी एक फिल्म एक सिरे, मतलब जब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, 24 फ्रेम दोस्तों एक सेकंड में रिकॉर्ड होता है। आप कभी मोबाइल उठा के देखिए, उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि कितना रिकॉर्डिंग करना है। यही रीजन है कि जब आप कभी स्लो मोशन में रिकॉर्ड करते हैं तो वहां फ्रेम चेंज हो जाता है। आप देखिए जाके, पहले मोबाइल में फंक्शन खोलिए, आपको लगेगा कि नितिन सर जो बता रहे हैं सही है। फ्रेम चेंज होने से वीडियो को स्लो और फास्ट किया जा सकता है। अब समझ में आया? ये फ्रेम की वजह से होता है, ठीक है। फिलहाल 24 फ्रेम प्रति सेकंड, इसको आप याद रखेंगे। आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक दोस्तों बना? अगर मान लीजिए कोई फोटो आपने देखा तो रेटिना पर कितने समय तक दोस्तों बना रहता है? लगभग 1/16 सेकंड तक। कोई चित्र देखने के बाद 1/16 सेकंड तक रेटिना पर प्रतिबिंब बना रहता है, प्रतिबिंब बना रहता है। इतने टाइम तक दोस्तों एक प्रतिबिंब वहां रहेगा ही रहेगा, ये आप याद रखेंगे। आंख की रेटिना 1/16 सेकंड, ठीक है, 1/16 सेकंड। बहुत प्यारा सा सवाल है, आता है ऐसा। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से ज्यादा चमकता है, कारण क्या दोस्तों? अपवर्तनांक। भाई कितने बार एक ही सवाल पूछ लोगे? 2 कारण है हीरा के चमकने का। सबसे बड़ा कारण क्या दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सबसे बड़ा जो कारण है, ठीक है। हीरा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से लाइट बढ़ती और बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है कि हीरा जगमगा रहा है। ये हीरे की खासियत है। दूसरा, कांच उसी के जैसा कांच लेके सेम डिजाइन कर देंगे, फिर भी अपवर्तनांक कहां होगा? हीरे का अपवर्तनांक जो होता है कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, ठीक है। लिखिएगा हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होता है, कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। यह दोस्तों सबसे मेन कारण है चमकने का। तो 2 कारण मैंने बता दिया, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण है और दूसरा दोस्तों यह अपवर्तनांक कारण है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। करेक्ट। कांच हो गया, निर्वात, जल और वायु में किसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती दोस्तों? तो याद रखेगा, न्यूनतम अगर पूछ रहा दोस्तों, ऐसे समझिए, 2 सवाल यहां पे। प्रकाश की गति सवाल 2 है। अगर न्यूनतम पूछ रहा है तब क्या जवाब देंगे? न्यूनतम। और अगर अधिकतम पूछ रहा है तब क्या जवाब देंगे? ठीक है, यही 2 सवाल बनता है ना। अगर न्यूनतम पूछे प्रकाश की गति न्यूनतम कहां रहती है तो बताइएगा कांच में। कहां पर दोस्तों? एक ही इसका उत्तर ही है, ठीक है, कांच में न्यूनतम रहती है। अधिकतम कहां रहती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम रहती है निर्वात में, जहां कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, और कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। ये 2 सवाल ही दोस्तों बनते हैं परीक्षा में, ठीक है। हो गया 30 सवाल। कितना टाइम लगा देख लो, मैं तो समय देख कर नहीं पढ़ा था, घड़ी भी नहीं मेरे पास, ठीक है। देख लो कितना समय लगा। इतने ही समय में दोस्तों मैंने एक टॉपिक आपको क्लियर कराया है। 31 लेक्चर दिया आज हमने फिजिक्स में, अब बाकी का 455 लेक्चर
450 लेक्चर में हमने 6 विषय विधिवत पढ़ा के समाप्त किया, एकदम बढ़िया तरीके से। यदि आपको भरोसा है नितिन सर पर कि नितिन सर अच्छा पढ़ाते हैं, समझा लेते हैं, सिखा लेते हैं, तो आप एक मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये जो क्लास देख रहे हैं तो ट्रेलर है, कुछ नहीं है, ठीक है। कभी आपको पिक्चर देखना हो ना, हमारे पेड कोर्स में आइए, आनंद आ जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है नया, स्टडी 91 ऑफिशियल, डाउनलोड कीजिए, सारी क्लासेज इसी पे चल रही हैं, ठीक है। और डेमो जाके देखिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, नहीं समझ में आ रहा है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए। कॉल अगर किसी वजह से नहीं पिक हो पा रही, व्हाट्सएप पे जुड़िए हमसे, सर हमको यही दिक्कत है, हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। बाकी अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप सभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपके लिए भला रहेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।